रामगढ़ गांव की गंगा देवी एक गरीब बूढ़ी औरत है। उनकी दो बेटियां वंदना सिलाई और सरला ट्यूशन अपनी मेहनत से किसी तरह घर चलाती हैं। शाम का समय सरला माँ से पैसों को लेकर झगड़ रही है। सरला, तुझे बताया था मेरी दवा खत्म हो गई है, शाम को लौटते वक्त लेती आना बेटा। माँ, महीने के आखिर में एक पैसा भी नहीं बचा है। मैं थक चुकी हूँ सब कुछ संभालते संभालते। घर का सारा बोझ मुझ पर ही क्यों? कभी वंदना से भी कुछ बोल सकती हो, वो भी तो कमाती है। अरे गुस्सा क्यों करती है, वो भी तो सिलाई का काम करती है। सिलाई से क्या होता है, मेरी ट्यूशन से ही ज्यादा पैसे आते हैं। इसी बीच छोटी बेटी वंदना जब कपड़े देकर लौट रही थी तो उसे गुंडे शेर सिंह का सामना करना पड़ा। वंदना कपड़े देकर लौट रही थी। शेर सिंह रास्ता रोककर उसके सामने आता है। अरे मेरी रानी यहाँ अकेली जा रही है। गांव में अकेला निकलना खतरे से खाली नहीं वंदना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे रास्ते से हटो, मुझे घर जाना है। सुन लो, शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी। मैं इस गांव का मालिक हूँ। कोई और तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखेगा तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे पैर छूती हूँ, मुझे जाने दो। तुम्हारी डोली मैं ही उठाऊंगा और अगर किसी और ने हिम्मत की तो उसे जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अब जाओ और अपनी माँ से कह देना, इस रामगढ़ में शेर सिंह का ही सिक्का चलेगा। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। रास्ता छोड़ो मेरा। वंदना रोती हुई घर भाग जाती है और माँ को आप बीती बताती है। उस गुंडे शेर सिंह ने फिर से मुझे तंग किया माँ। अब तो घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है। वो कहता है कि मुझसे ही शादी करेगा। चुप हो जा मेरी बच्ची, जब तक मैं जिंदा हूँ उसकी गंदी मंशा कभी पूरी नहीं होगी। मैं जल्द ही तुम दोनों के लिए अच्छे लड़के ढूंढूंगी जो तुम्हें यहाँ से दूर ले जाएं। गांव के अमीर व्यापारी सेठ माधव अपने बेटों विशाल और करण के लिए बहू ढूंढ रहे थे। सेठ माधव अपने बेटों को बुलाते हैं। उनके हाथ में सरला और वंदना की तस्वीरें हैं। देखो, मैंने तुम दोनों के लिए दो लड़कियां ढूंढी हैं। दोनों गंगा देवी की बेटियां हैं, संस्कारी और मेहनती हैं। पिताजी, हम दोनों में कौन किससे शादी करेगा? हम भाई हैं, कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। मैं सोच रहा था कि बड़ी बेटी सरला स्वभाव से थोड़ी तेज है, वो बड़े बेटे विशाल के लिए सही रहेगी, और छोटी बेटी वंदना शांत है, वो छोटे बेटे करण के लिए सही रहेगी। नहीं पिताजी, मुझे लगता है कि मैं वंदना से शादी करना चाहूंगा। उसका स्वभाव मुझे ज्यादा शांत और सरल लगा। ठीक है बेटा, तुम्हारी मर्जी। करण, तुम्हें क्या मंजूर है? पिताजी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी बची मैं सरला से शादी करूंगा। बस शादी जल्दी होनी चाहिए, मैं बहुत थक चुका हूँ। अब फैसला हो गया, विशाल की वंदना से और करण की सरला से। ये खबर जब सरला को मिली तो वो गुस्से से जल उठी। ये क्या बात हुई माँ? मैं बड़ी हूँ, मेरी शादी बड़े बेटे विशाल से होनी चाहिए। वो बड़ा व्यापारी है। बचपन से वंदना ही सब कुछ ले जाती है। ये सरासर अन्याय है। शांत हो जा बेटी, विशाल ने खुद वंदना को पसंद किया है, इसमें मेरा क्या दोष? सब ऊपर वाले की मर्जी है। शादी तय होने पर शेर सिंह आग बबूला हो गया और अपनी धमकी पूरी करने के लिए गंगा देवी के घर में आकर तोड़फोड़ करने लगा। गंगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी वंदना की शादी किसी और से तय करने की? क्या तू मुझे जानती नहीं है? खबरदार, अगर तूने मेरी बेटियों की तरफ आंख उठाकर भी देखा, अब तेरी नहीं चलेगी। मैं उस लड़की को तुम्हारी देहरी से उठने नहीं दूंगा। अगर ये शादी हुई तो मैं उस दूल्हे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस गांव में मेरी ही बात मानी जाएगी। इस गांव में मेरी ही बात मानी जाएगी। चल निकल यहाँ से, तेरी औकात नहीं है मेरे घर में कदम रखने की। गंगा देवी के डराने पर
शेर सिंह वहां से भाग गया। शादी के दिन गंगा देवी ने बड़ी बहू होने के नाते वंदना को एक बड़ा हार दिया और सरला को मजबूरी में थोड़ा छोटा हार देना पड़ा। सरला ये देखकर अपमानित महसूस करती है और वंदना का जीवन बर्बाद करने की योजना बनाने लगती है। छोटी होकर भी बड़ा हार ले लिया। अब मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगी वंदना। इस अपमान का बदला जरूर लूंगी। शादी के बाद विशाल ने वंदना को फिर से पढ़ाई शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं दूसरी ओर सरला ने अपने पति करण के मन में जलन भर दी और घर के बंटवारे की साजिश शुरू कर दी। सुबह का समय वंदना रसोई में नाश्ता बनाने आती है। सरला पहले से ही चाय बना रही है। प्रभात दीदी, आप चाय बना रही हैं, मैं पराठे बना देती हूँ। विशाल जी को देर हो रही है। तुम्हें तो अब अपनी पढ़ाई की ज्यादा चिंता है, रसोई की नहीं। मेरी बात सुनो, आज से पहले मेरा नाश्ता बनेगा करण के लिए। उसको जल्दी काम पर जाना होता है। लेकिन विशाल जी को भी तो जल्दी निकलना है, उनका भी जरूरी काम है। मैं एक साथ दोनों का बना देती हूँ। उनको जितना जल्दी हो जाए। ये रसोई मेरी भी है, तुम्हारी अकेली की नहीं। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। अब तुम इंतजार करो। क्या हो रहा है यहाँ? वंदना, तुम खड़े होकर क्या देख रही हो? सरला कह रही है कि तुम जबरदस्ती पहले काम करने आई हो। बस क्या, मुझे सुबह सुबह शांति चाहिए। सुन लो, आज से मेरा नाश्ता सबसे पहले बनेगा। और ये रसोई किसी एक की नहीं है, ये साझा घर है। अपनी हद में रहो और झगड़ा मत बढ़ाओ। सुन लिया? तुम तो बड़ी समझदार हो। वंदना चुपचाप अपमानित होकर उदास चेहरा लेकर कमरे में आती है। विशाल बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। मुझे तो लगा तुम नाश्ता लेकर आई हो। खैर, अब समय नहीं बचा है। नाश्ता बनाने देती तो जरूर बना लाती, लेकिन रसोई में घुसते ही मुझे अपमान सहना पड़ा। क्या मतलब? किसने तुम्हें अपमानित किया? साफ साफ बताओ मुझे। करण चिल्लाकर बोले कि अब से उनका नाश्ता पहले बनेगा और कहा कि रसोई किसी एक की नहीं है। क्या? करण ने ऐसा बोला? तुम सच कह रही हो? वो तो कभी ऐसी बात नहीं करता। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। पहली बार उन्होंने इस तरह गुस्से में मुझसे बात की। छोड़ो ना, तुम निकलो, देर हो रही है। गुस्से में भरकर विशाल काम के लिए रवाना हो जाता है। कुछ दिन बाद सेठ माधव ने 10 बीघा जमीन खरीदी और उसका मालिकाना हक बड़े बेटे विशाल के नाम कर दिया। ये सुनकर करण का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है। आपने हमेशा भैया को मुझसे ज्यादा अहमियत दी है। वो बड़ा है तो क्या हुआ, मैं आपका छोटा बेटा हूँ। करण, ऐसा नहीं है बेटा। मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। मुझे भी जमीन चाहिए, अलग घर चाहिए और मेरी पत्नी के लिए अलग रसोई चाहिए, वरना मैं इस घर को जला दूंगा। मुझे अभी हिस्सा चाहिए। दुखी और परेशान सेठ माधव रात को जाग रहे थे। वो दबे पांव विशाल के कमरे में आते हैं। विशाल बेटा, ये कागज पकड़ो। इसमें मेरी सारी जमीन और जायदाद मैंने दोनों बेटों के नाम पर बराबर बांटी है। पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? अगर मैं न रहूं तो तुम अपने भाई को उसका हिस्सा प्यार से दे देना। मैं झगड़ा नहीं चाहता। तुम बड़े हो, मेरी बात मानना। सेठ माधव सोने चले जाते हैं। उसी रात सदमे से उनकी मौत हो जाती है। पिता की मौत के बाद भी स्वार्थी सरला करण को भड़काती रहती है और विशाल के खिलाफ बोलती है। करण और सरला एक कमरे में बात कर रहे हैं। विशाल हमेशा हमें नीचा दिखाता है। हाँ, और सुनो, अच्छा हुआ जो पापा मर गए, वरना मैं ही उन्हें मार देती। वो गद्दार, उन्होंने सब कुछ तुम्हारे बड़े भाई को दे दिया। बाहर छिपकर खड़ा विशाल ये सब सुन रहा था। एक महीने बाद विशाल सबको नदी किनारे बुलाता है।
विशाल, वंदना, करण और सरला नदी किनारे खड़े हैं। करण, आज तुम्हारा ये भ्रम टूट जाएगा। तुम और तुम्हारी पत्नी जो सोचते हो वो सच नहीं है। विशाल ने सेठ माधव द्वारा दिए गए संपत्ति के कागजात करण को दिखाए। ये देखो, पिताजी का अंतिम फैसला। जमीन और घर सब कुछ पापा ने हमारे नाम पर बराबर बांटा है। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। मतलब मैं अब तक जो सोचता रहा वो सब झूठ था। पिताजी ने मेरे बारे में बुरा नहीं सोचा था। और तुम्हारी पत्नी ने अभी अभी क्या कहा था? अच्छा हुआ जो पापा मर गए। और तुम दोनों के बीच जो बातें मैंने सुनी, उसके बाद मैंने तय किया अब हम अलग रहेंगे। नहीं विशाल जी, मेरी बात सुनिए। नहीं, अब और नहीं। अलग घर, अलग व्यापार और अलग रसोई, यही अब हमारा रास्ता है। ये सब सुनकर करण और सरला को अपनी जलन और लालच पर बहुत पछतावा हुआ। दादा, मुझे माफ कर दो। मैंने सरला की बातों में आकर आपको और पिताजी को गलत समझा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो वंदना। मेरी ईर्ष्या ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। माफी मांगने से टूटे हुए रिश्ते जुड़ते नहीं हैं करण। अब तुम लोग अपनी नई रसोई और अपने हिस्से की जमीन पर ध्यान दो। यही पापा चाहते थे। ईर्ष्या और लालच की वजह से परिवार में घर का बंटवारा हो गया। करण और सरला ने मेहनत से अपना जीवन संवारा। दीदी, देर आए दुरुस्त आए। हम सब एक परिवार है, हमेशा रहेंगे। खुशहाली जमीन से नहीं, मेहनत और नियत से मिलती है। विशाल ने अपने पिता के अंतिम इच्छा के अनुसार संपत्ति का बंटवारा कर दिया। करण और सरला अब अपनी अलग जमीन पर एक छोटा सा घर बना रहे थे। एक सप्ताह बाद करण, सरला और विशाल, वंदना अलग अलग जमीन पर काम कर रहे हैं। सरला, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। हम कितनी फिजूल की चीजों पर लड़ रहे थे। ये मेहनत का काम कितना मुश्किल है। मैं तो थक गया सरला। हाँ करण, मुझे भी समझ आ रहा है। जब घर में सब कुछ बना बनाया मिलता था तो उसकी कद्र नहीं थी। विशाल जी और वंदना चुपचाप कितनी मेहनत करते थे। देखो वंदना, करण ने पहली बार इतना जोर लगाया है। मुझे खुशी है कि बंटवारे के इस बुरे फैसले से ही सही, लेकिन उसे जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है। मेहनत और जिम्मेदारी इंसान को बदल देती है विशाल जी। हमारी दीदी भी अब ट्यूशन के साथ साथ घर बनाने में मदद कर रही है। ये बदलाव ही हमारी जीत है। दीदी, जब दोनों भाई अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे तो गांव का गुंडा शेर सिंह, जो अभी तक बदला लेने का इंतजार कर रहा था, उसने एक नई चाल चली। रात का समय शेर सिंह अपने गुंडों के साथ विशाल की जमीन के पास आता है। देख रहे हो, विशाल ने वंदना को मुझसे छीन लिया। अब मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगा। आज रात इसकी नई फसल के बीज जला दो। इसे भी तो पता चले रामगढ़ में शेर सिंह का ही राज है। गुंडे छुपकर आग लगाने की तैयारी करते हैं। तभी करण अपने घर के पास कुछ आवाजें सुनकर चौकन्ना हो जाता है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। बाहर कुछ आवाजें आ रही हैं। कौन है वहां? ओह, ये तो करण है। निकलो यहाँ से। वहां शेर सिंह, अगर तुमने विशाल दादा की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। निकल जाओ यहाँ से। है करण की आवाज सुनकर विशाल भी डंडा लेकर अपनी जमीन की तरफ भागा। विशाल दौड़ता हुआ आता है। करण और शेर सिंह के गुंडों के बीच बहस चल रही है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो शेर सिंह? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं तो बस हिसाब बराबर करने आया हूँ। करण और शेर सिंह के गुंडों के बीच बहस चल रही है। दोनों भाइयों की एकता देखकर शेर सिंह और उसके गुंडे भाग जाते हैं। ये पहली बार था जब करण ने विशाल के लिए लड़ाई की थी। आज से हमारा घर बटा है, दिल नहीं। दूर हो जाओ। करण, तुमने मेरी फसल बचा ली। तुम बदल गए हो। मुझे तुम पर गर्व है। दादा, मुझे माफ कर दो। आप हमेशा सही थे। मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा।
करण की इस बहादुरी और विशाल के प्रति उसके प्रेम ने सरला और वंदना को भी खुशी दी। 1 महीने बाद करण सरला का घर बनकर तैयार हो गया। दोनों परिवारों के घर अलग अलग जमीनों पर है, लेकिन बीच में एक छोटा सा रास्ता है। शाम को वंदना और सरला उस रास्ते पर मिलती हैं। दीदी, आपका नया घर बहुत सुंदर बना है। आज पहली शाम है, ये लीजिए मेरी तरफ से चाय। वंदना, तुम कितनी अच्छी हो। मैं तुम्हारी बहन होने के लायक भी नहीं हूँ। मैंने सिर्फ नफरत दी और तुमने हमेशा प्यार। दीदी, नदियाँ चाहे अलग अलग बहें, लेकिन उनका पानी एक ही होता है। अब हम दोनों एक परिवार है, बस हमारी रसोई अलग है। विशाल और करण भी अपने अपने काम से लौटकर एक दूसरे के घर के पास मिलते हैं। तो करण, तुम्हारा नया व्यापार कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है दादा। अब मैं समझ गया हूँ कि मेहनत ही सबसे बड़ी संपत्ति है। हम दोनों अलग जरूर हैं, लेकिन हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। ईर्ष्या और लालच की वजह से परिवार में घर का बंटवारा हुआ, लेकिन समय और एक बाहरी संकट ने दोनों भाइयों और बहनों को फिर से एक कर दिया। दोनों परिवारों ने सीखा कि प्यार का किनारा ही सबसे मजबूत होता है। रामगढ़ में दोनों किनारे अब खुशहाली से मिल चुके थे। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें सच में उम्मीद है कि हम दोनों बहनों की ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी और आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही प्यार भरे और अच्छे किस्से आप तक लाते रहें, तो बस हमारी वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। कहानी का कौन सा पल आपको सबसे ज्यादा भाया, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। आपके कीमती कमेंट हमें और भी ज्यादा बेहतरीन और प्यारी कहानियाँ लाने की हिम्मत देंगे। और हाँ, हमारी नई और ताज़ा कहानियाँ आपसे छूट न जाएं, इसके लिए सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा दें। आप सभी का इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुमन अपनी जर्जर झोपड़ी के बाहर सूखी टहनियां और लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी। तेज धूप की वजह से उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था। तभी झोपड़ी के अंदर से उसकी 10 साल की बेटी पीहू की कमजोर सी आवाज सुनाई दी। माँ, कुछ खाने को दे दो ना, बहुत भूख लगी है। सुमन का दिल भर आया। घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, अब मैं अपनी बेटी को क्या खिलाऊं? वो लकड़ियां छोड़कर जल्दी से अंदर चली गई। झोपड़ी के अंदर हालात और भी खराब थे। एक टूटा हुआ घड़ा, दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें और एक पुरानी फटी चादर, बस यही उनकी पूरी संपत्ति थी। उसी चादर पर बैठी पीहू भूख से परेशान दिखाई दे रही थी। बेटा, थोड़ा सा सब्र कर, माँ आज जरूर कुछ लेकर आएगी। माँ, आज जल्दी आ जाना। क्यों बेटा? बहुत भूख लग रही है। हाँ बेटा, मैं जल्दी वापस आऊंगी, तू अपना ध्यान रखना। सुमन के मन में हजारों चिंताएं थीं, लेकिन फिर भी वो काम की तलाश में निकल पड़ी। हे भगवान, बस आज कहीं काम मिल जाए, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ अच्छा लेकर जाऊंगी। गांव की मुख्य सड़क पर आज काफी चहल पहल थी। हर कोई अपनी रोजी रोटी कमाने में लगा हुआ था। एक तरफ श्यामलाल शरबत वाला अपनी दुकान सजा रहा था। आइए आइए, ठंडा शरबत पी लीजिए, इस गर्मी में जान आ जाएगी। दूसरी तरफ भोला चाट वाला अपनी बड़ी कढ़ाई में समोसे और कचौड़ियां तल रहा था। गर्मा गर्म समोसे, मसालेदार कचौड़ी, हरी चटनी, मीठी चटनी, सब तैयार है। चारों तरफ खाने की खुशबू फैली हुई थी। सुमन उन दुकानों की तरफ देखती रही, लेकिन उसकी जेब खाली थी। उसने नजरें झुका ली और आगे बढ़ दी। आज लगातार तीसरा दिन था जब वो काम की तलाश में निकली थी। किसी खेत में मजदूर की जरूरत नहीं थी, किसी घर में पहले से काम करने वाले लोग मौजूद थे। हर जगह उसे निराशा ही मिल रही थी। सुमन एक घर के बाहर पहुंची। सुमन, दीदी, कोई काम मिल जाएगा क्या? झाड़ू पोछा, बर्तन, कुछ भी कर लूंगी। मारे सुमन, आज तो कोई काम नहीं है, कल आना। ये सुनकर सुमन का चेहरा उतर गया। वो चुपचाप वहां से आगे बढ़ गई। धीरे धीरे दोपहर होने लगी। सूरज और भी तेज हो गया। धूप सिर पर आग बरसा रही थी। गर्मी और भूख दोनों बढ़ती जा रही थी। अब सुमन के कदम लड़खड़ाने लगे थे। आज भी कोई काम नहीं मिला, अब मेरी बच्ची को फिर भूखा ही रहना पड़ेगा। थक कर वो गांव के मंदिर के बाहर बैठ गई। कुछ देर तक वो भगवान की मूर्ति को देखती रही। फिर उसकी आंखों में आंसू भर आए। भगवान, कोई रास्ता दिखा दो। उसी समय मंदिर के पुजारी जी वहां आए। उन्होंने सुमन की हालत देखी, फिर अपने पास रखा प्रसाद उसके हाथ में दे दिया। सुमन ने प्रसाद ले लिया। जब पुजारी जी वापस जाने लगे,
तो सुमन ने हिचकिचाते हुए आवाज लगाई, पुजारी जी। लेकिन आगे उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। पुजारी जी सब समझ गए। उन्होंने बिना कुछ कहे थोड़ा और प्रसाद उसके हाथ में रख दिया, फिर मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। शाम होने लगी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। गांव के घरों में चूल्हे जलने लगे थे। कहीं रोटियां बन रही थी, कहीं सब्जियां पक रही थी, लेकिन सुमन की झोपड़ी में आज भी अंधेरा था। उदास मन से वो घर की तरफ चल पड़ी। पूरे रास्ते उसकी आंखों के सामने पीहू का चेहरा घूमता रहा। घर पहुंचते ही पीहू दौड़कर उसके पास आई। माँ, आज काम मिला क्या? मेरे लिए क्या लाई हो? सुमन ने हल्की सी मुस्कान दी, फिर पोटली खोलकर थोड़ा सा प्रसाद निकाला। काम तो नहीं मिला बेटा, लेकिन भगवान का प्रसाद मिला है, ये खा ले। पीहू खुशी खुशी प्रसाद खाने लगी। सुमन उसे देखती रही। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वो जानती थी कि इतने से पेट नहीं भरने वाला। भूख अब भी बाकी थी। रात गहराने लगी। पूरा गांव अंधेरे में डूब चुका था। सुमन ने बची हुई लकड़ियां जलाकर थोड़ा उजाला करने की कोशिश की। तभी अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। सुमन चौंक गई। इतनी रात को उसके घर कौन आ सकता था? कौन है बाहर? मैं रास्ता भटक गया हूँ, शहर से आया हूँ। सुमन ने बाहर झांक कर देखा। सामने एक युवक खड़ा था। उसे देखकर सुमन ने राहत की सांस ली। युवक सभ्य और ठीक लग रहा था। क्या मैं आज रात यहाँ रुक सकता हूँ? रास्ता भटक गया हूँ। हाँ, अंदर आ जाइए, बाहर बहुत गर्मी है। युवक अंदर आ गया। उसने अपना बैग नीचे रखा और आसपास देखने लगा। आप शहर से आए हैं? हाँ, मैं कुछ काम से गांव आया था, लेकिन लौटते समय रास्ता भटक गया। कोई बात नहीं, आज रात यही रुक जाइए। बाहर अंधेरा बढ़ता जा रहा था। सुमन ने कुछ और लकड़ियां चूल्हे में डाल दी, फिर धीमी आवाज में बोली, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, बस यही थोड़ी सी लकड़ियां हैं। इन्हीं के सहारे रात कट जाएगी। मेरे पास थोड़ा खाना है, आप लोग भी खा लीजिए। अरे नहीं साहब, आप खा लीजिए। माँ, थोड़ा सा खा लेते हैं ना, बहुत भूख लगी है। सुमन ने बेटी की आंखों में देखा। भूख साफ दिखाई दे रही थी। ठीक है साहब, अगर ज्यादा हो तो थोड़ा दे दीजिए। अरे काफी है, मैं तो रास्ते में खाने के लिए लेकर आया था। उसने अपना बैग खोला, फिर उसमें से एक छोटा स्टील का डिब्बा निकाला। जैसे ही डिब्बे का ढक्कन खुला, सुमन और पीहू दोनों हैरान रह गए। माँ, ये क्या है? पता नहीं बेटा। इसे मोमोज कहते हैं। शहर में ये बहुत पसंद किए जाते हैं। सुमन ने पहली बार मोमोज का नाम सुना था, लेकिन पीहू की आंखों में खुशी चमक उठी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनमोल खजाना उसके सामने आ गया। माँ, मैं इसे खा सकती हूँ ना? हाँ बेटा, बिल्कुल खा सकती हो। पीहू ने धीरे से एक कौर लिया। जैसे ही स्वाद उसकी जुबान पर पहुंचा, उसका चेहरा खिल उठा। वाह माँ, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। सुमन ने भी एक मोमो चखा। उसने पहले कभी ऐसा स्वाद नहीं चखा था। सच में ये तो बहुत अच्छा है। शहर में लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। कुछ ही देर में तीनों ने मिलकर खाना खा लिया। कई दिनों बाद सुमन और पीहू का पेट भरा था। उनके चेहरे पर एक अलग ही सुकून दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर बाद तीनों बातें करने लगे। साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विक्रम है। विक्रम जी, शहर में तो हर चीज बहुत महंगी होती होगी ना? नहीं नहीं, हर चीज महंगी नहीं होती। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें कम खर्च लगता है और अच्छी कमाई हो जाती है। सुमन ध्यान से उसकी बात सुन रही थी। सुमन हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। जैसे ये मोमोज, इतनी सी चीज से भी कमाई हो जाती है? बहुत अच्छी कमाई होती है। शहर में लोग लाइन लगाकर खरीदते हैं। ये सुनकर सुमन सोच में पड़ गई। उसके मन में पहली बार उम्मीद की एक किरण जगी। ये बनते कैसे हैं? ज्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाई जाती हैं। फिर सब्जियों को बारीक काटकर हल्का मसाला मिलाया जाता है। उसके बाद उस मिश्रण को आटे के अंदर भर दिया जाता है और फिर भाप में पकाया जाता है। विक्रम जितना समझा रहा था, उतनी ही तेजी से सुमन के मन में नए विचार जन्म ले रहे थे। रात धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। बाहर पूरा गांव शांत हो चुका था। विक्रम के लिए सुमन ने एक चटाई बिछा दी। विक्रम जी, आप यहाँ आराम कर लीजिए। पीहू भी अपनी पुरानी चादर ओढ़कर सो गई, लेकिन सुमन की आंखों में नींद नहीं थी। वो देर रात तक जागती रही। उसके दिमाग में बार बार मोमोज का ही ख्याल आ रहा था। अगली सुबह सूरज की तेज किरणें पूरे गांव में फैल गईं। गर्मी सुबह से ही अपना असर दिखाने लगी थी। जब सुमन की आंख खुली, तब तक विक्रम जा चुका था। वो बिना किसी शोर के
सुबह सुबह निकल गया था, लेकिन जाते जाते वो सुमन के मन में एक नई उम्मीद छोड़ गया था। सुमन ने जल्दी जल्दी घर का काम निपटाया, फिर बाजार की तरफ निकल पड़ी। वो ये देखना चाहती थी कि गांव में कोई मोमोज बेचता है या नहीं। जैसे ही वो बाजार पहुंची, वहां हमेशा की तरह चहल पहल थी। कहीं कोई ठंडा शरबत बेच रहा था, कहीं समोसे तले जा रहे थे, कहीं पकोड़ों की खुशबू हवा में फैल रही थी। लेकिन सुमन ने पूरा बाजार घूम लिया, उसे कहीं भी मोमोज दिखाई नहीं दिए। अब उसके मन का विश्वास और मजबूत हो गया। अगर गांव में कोई मोमोज नहीं बेचता तो शायद लोगों को ये पसंद आए। वो जल्दी जल्दी घर वापस लौटी। घर पहुंचते ही उसने पीहू को आवाज लगाई। मैं सोच रही हूँ कि अब सिर्फ काम ढूंढने से कुछ नहीं होगा, हम मोमोज बनाएंगे और बेचेंगे। फिर तो हम भी मोमोज बेचेंगे। अब सुमन के मन में डर की जगह हिम्मत ने ले ली थी। गांव में किसी ने कभी मोमोज नहीं खाए, लेकिन तभी दोनों अचानक चुप हो गई। एक बड़ी समस्या सामने खड़ी थी। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ना आटा है, ना सब्जियां और ना ही तेल। हम महेश सेठ की दुकान से उधार ले आएंगे। क्या वो दे देंगे? मुझे उम्मीद है कि वो मना नहीं करेंगे। नई उम्मीद के साथ माँ बेटी घर से निकल पड़ी। उन्हें नहीं पता था कि उनका ये फैसला उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। नमस्ते महेश सेठ जी। अरे सुमन बहू, इतने दिनों बाद आई हो, सब ठीक तो है ना? घर में आटा, सब्जी और थोड़ा तेल खत्म हो गया है। अगर आज उधार मिल जाए तो 2-4 दिन में लौटा दूंगी। अरे बहू, ले जाओ, आराम से लौटा देना, कोई जल्दी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। माँ चलो जल्दी, अब मोमोज बनाते हैं। हाँ बेटी, आज हमारी नई शुरुआत है। दोनों ने चूल्हा जलाया। सुमन आटा गूंथने लगी, पीहू सब्जियां धोकर काटने लगी। दोपहर की तेज धूप झोपड़ी की दीवारों पर पड़ रही थी, लेकिन आज उस झोपड़ी में उम्मीद की रोशनी थी। सुमन ने विक्रम की बताई हुई बातें याद की। उसने छोटी छोटी लोइयां बनाई, फिर उनमें सब्जियों का मिश्रण भरने लगी। पीहू उत्साह से एक एक मोमो का आकार बनाती जा रही थी। कुछ देर बाद बर्तन में भाप उठने लगी। मोमोज पक रहे थे। धीरे धीरे उनकी खुशबू पूरी झोपड़ी में फैल गई। माँ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अगर भगवान ने साथ दिया तो लोग जरूर खरीदेंगे। मोमोज तैयार हो गए। सुमन ने एक पुराना साफ कपड़ा झाड़कर टोकरी में बिछाया, फिर सावधानी से सारे मोमोज उसमें रख दिए। पीहू ने छोटी कटोरी में चटनी भरकर साथ रख ली। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आज वे सिर्फ मोमोज नहीं, बल्कि अपना सपना लेकर निकल रही थी। गांव की गलियों में रोज की आवाजें गूंज रही थी। कहीं केतली सीटी मार रही थी, कहीं कढ़ाई में समोसे छन रहे थे, कहीं लोग दोपहर की गर्मी से बचने के लिए छांव में बैठे थे। सुमन और पीहू चौपाल के पास पहुंची। सुमन ने हिम्मत करके आवाज लगाई। भैया जी, मोमोज लेंगे, गर्मा गर्म है। सामने बैठे दो आदमी हंस पड़े। ये मोमोज क्या होते हैं? हमारे गांव में कौन खाएगा ये शहर वाली चीजें? दोनों जोर से हंसने लगे। सुमन की मुस्कान फीकी पड़ गई। पीहू का चेहरा उतर गया। फिर भी दोनों आगे बढ़ गईं। उन्होंने दूसरे लोगों को आवाज लगाई। किसी ने मुंह बना लिया, किसी ने हाथ हिलाकर मना कर दिया, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। धीरे धीरे धूप और तेज लगने लगी। माँ, कोई ले ही नहीं रहा। कोई बात नहीं बेटा, पहली बार में सब आसान नहीं होता। वे चलते रहीं, लेकिन टोकरी लगभग भरी की भरी थी। दोपहर ढलने लगी। सुमन के मन में चिंता बढ़ने लगी। बेटा, गर्मा गर्म मोमोज लोगे? सिर्फ 5 रुपए की प्लेट। अरे ये क्या है? कुछ नया लगता है। सुमन ने पहली बार गर्व से टोकरी खोली। गरम भाप उठी। पीहू ने जल्दी से चटनी रखी। बच्चों ने एक एक मोमो खाया और तुरंत उनकी आंखें चमक उठी। अरे ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मुझे एक प्लेट और चाहिए। चटनी भी देना। सुमन की आंखों में खुशी भर आई। उसे पहली बार लगा कि शायद ये काम सचमुच चल सकता है। बच्चों ने कुल 4 प्लेट खरीदी। सुमन के हाथ में पहली बार 20 रुपए आए। माँ, सबको हमारे मोमोज पसंद आए। मैंने कहा था ना बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उसने 20 रुपए अपनी हथेली में कसकर पकड़ लिए, जैसे कोई अनमोल खजाना हो। शाम तक उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके लगभग आधी टोकरी बेच दी। लोग धीरे धीरे स्वाद पहचानने लगे थे। कुछ ने तारीफ की, कुछ ने फिर से मांगने की बात कही। सूरज ढलने लगा। माँ बेटी थकी हुई थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। घर लौटते समय पीहू बोली, माँ, हम कल भी बेचेंगे ना? हाँ बेटा, बिल्कुल बेचेंगे। कल और ज्यादा मोमोज बनाएंगे। अगली सुबह गांव में एक अलग ही रौनक थी। सूरज निकलते ही गर्मी अपना असर दिखाने लगी थी, लेकिन आज सुमन और पीहू के चेहरों पर उत्साह था। सुमन सुबह सुबह उठ गई। उसने चूल्हा जलाया। पीहू भी तुरंत उठकर उसकी मदद करने लगी। माँ, आज हम ज्यादा मोमोज बनाएंगे ना?
हाँ बेटी, आज पूरा गांव हमारे मोमोज चखेगा। दोनों ने मिलकर काम शुरू कर दिया। पीहू आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाने लगी, सुमन सब्जियों की भरावन तैयार करने लगी। कल की तुलना में आज वे दोगुने मोमोज बना रही थी। पीहू बड़े प्यार से हर मोमो को आकार दे रही थी, सुमन उन्हें भाप में पकाती जा रही थी। कुछ ही देर में खुशबू पूरी झोपड़ी में फैल गई। धीरे धीरे 2 बड़ी टोकरी भर गई। माँ, आज तो बहुत सारे मोमोज बन गए। हाँ बेटा, आज भगवान चाहेगा तो सब बिक जाएंगे। दोपहर होते ही दोनों टोकरी उठाकर गांव की तरफ निकल पड़े। सबसे पहले वे चौपाल पहुंची। वहीं कुछ लोग बैठे हुए थे। उन्हीं में वे आदमी भी थे जिन्होंने कल उनका मजाक उड़ाया था। सुमन एक पल के लिए झिझक गई। माँ, एक बार फिर कोशिश करो ना, शायद आज ये लोग खरीद ले। भैया जी, आज फिर मोमोज लेकर आई हूँ, अगर चाहे तो एक बार चक्कर देख लीजिए। अच्छा, एक प्लेट दे दो। सुमन ने जल्दी से टोकरी खोली। गरम भाप हवा में फैल गई। मोमोज बिल्कुल ताजा और स्वादिष्ट लग रहे थे। उस आदमी ने पहला मोमो खाया और अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठी। अरे वाह, ये तो बहुत मजेदार हैं। अच्छा, तो मुझे भी एक प्लेट देना। कुछ ही मिनटों में वहां भीड़ जमा होने लगी। जो लोग कल हंस रहे थे, आज वही लोग पैसे निकाल रहे थे। माँ, आज तो सब खरीद रहे हैं। सुमन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कल जिन लोगों ने मजाक उड़ाया था, आज वही उसके ग्राहक बन गए थे। कुछ ही देर में उनकी आधी टोकरी खाली हो गई। इसके बाद दोनों स्कूल के पास पहुंची। वहां पहले से कई बच्चे उनका इंतजार कर रहे थे। अरे, मोमोज वाली आ गई। आज मैं 2 प्लेट लूंगा। मेरे लिए ज्यादा चटनी देना। पीहू हंसते हुए प्लेटें तैयार करने लगी। सुमन गर्व से अपनी बेटी को देख रही थी। उसे लग रहा था जैसे भगवान उनकी मेहनत का फल दे रहे हों। धीरे धीरे दोनों टोकरी खाली हो गई। एक भी मोमो नहीं बचा। सुमन ने पैसे गिने। आज उसके पास पूरे 300 रुपए थे। उसके लिए ये रकम किसी खजाने से कम नहीं थी। माँ, हम अमीर हो गए क्या? नहीं बेटा, लेकिन अब हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। घर लौटने से पहले सुमन सीधे महेश सेठ की दुकान पर पहुंची। महेश सेठ उसे देखकर मुस्कुराए। अरे सुमन बहू, आज इतनी जल्दी लौट आई? क्या मोमोज नहीं बिके? नहीं सेठ जी, आज तो बहुत अच्छे बिके। ये लीजिए आपका उधार, और कल के लिए थोड़ा और सामान भी दे दीजिए। बहुत अच्छा काम कर रही हो तुम दोनों। महेश सेठ, अब जब भी सामान चाहिए सीधे मेरे पास आ जाना। दोनों मुस्कुराते हुए घर की ओर बढ़ गईं। उन्हें नहीं पता था कि ये तो उनकी सफलता की शुरुआत भर थी। अगली सुबह सुमन हमेशा की तरह जल्दी उठ गई, लेकिन आज उसके चेहरे पर अलग ही आत्मविश्वास था। कल पहली बार उसके बनाए मोमोज इतने बिके थे कि पूरे परिवार का पेट भर गया था। माँ, आज भी हम मोमोज बेचने जाएंगे ना? हाँ बेटा, लेकिन आज पहले से ज्यादा तैयारी करेंगे। दोनों ने मिलकर सुबह से ही काम शुरू कर दिया। सुमन आटा गूंथ रही थी और पीहू सब्जियां काटने में उसकी मदद कर रही थी। थोड़ी ही देर में रसोई स्वादिष्ट खुशबू से भर गई। माँ, आज तो कल से भी ज्यादा मोमोज बने हैं, क्योंकि आज हमें ज्यादा लोगों को खिलाना है। दोपहर होते ही दोनों अपना सामान लेकर बाजार पहुंच गईं। लेकिन वहां पहुंचते ही सुमन हैरान रह गई। कल जिन लोगों ने उसके मोमोज खाए थे, उनमें से कई लोग पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। अरे बहन जी, याद आई? कल वाले मोमोज आज भी है ना? मुझे तो आज 2 प्लेट चाहिए। ये सुनकर सुमन की आंखों में खुशी चमक उठी। उसने तुरंत काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। कुछ ही घंटों में आधे से ज्यादा मोमोज बिक चुके थे। तभी वहां एक मध्यम उम्र का आदमी आया। उसने एक प्लेट मोमोज खरीदे और चुपचाप खाने लगा। पहला मोमोज खाते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। ये मोमोज तुमने बनाए हैं? बहुत बढ़िया स्वाद है। मैं पास के स्कूल की कैंटीन चलाता हूँ। अगर तुम चाहो तो रोज हमारे यहाँ मोमोज सप्लाई कर सकती हो। सुमन कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसे अपनी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। सच कह रहे हैं आप? सुमन की आंखें नम हो गईं। कई दिनों बाद उसे लगा कि उसकी मेहनत सच में रंग ला रही है। शाम तक सारे मोमोज बिक चुके थे। घर लौटते समय सुमन के हाथ में पहले से कहीं ज्यादा पैसे थे। माँ, अब हम क्या करेंगे? अब हम मेहनत करेंगे बेटा, क्योंकि सपने पूरे होने शुरू हुए हैं। दोनों खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी बढ़ती सफलता कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। अगली सुबह गांव के मुख्य चौक पर सुमन का ठेला पहले से भी ज्यादा आकर्षक दिखाई दे रहा था। सूरज की किरणें पूरे गांव में फैल चुकी थी, लेकिन आज सुमन और पीहू के चेहरे पर अलग ही चमक थी। सुबह से ही ग्राहक आने शुरू हो गए थे। कोई अपने परिवार के लिए मोमोज पैक करवा रहा था, कोई दोस्तों के साथ खा रहा था, कोई सिर्फ स्वाद चखने आया था और फिर दोबारा खरीद रहा था।
धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी सुमन के मोमोज की चर्चा होने लगी। लोग एक दूसरे से कहते, अगर कभी इस गांव जाओ तो सुमन के मोमोज जरूर खाना। हाँ, बहुत स्वादिष्ट होते हैं। कुछ ही दिनों में दूर दूर के गांवों से लोग आने लगे। ठेले के सामने सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती। पीहू खुशी से ग्राहकों को प्लेटें देती रहती। सुमन तेजी से मोमोज तैयार करती रहती। एक दिन भीड़ देखकर पीहू मुस्कुराई। माँ देखो ना, कितने सारे लोग हमारे मोमोज खाने आ रहे हैं। हाँ बेटा, ये सब हमारी मेहनत का फल है। दिन बीतते गए, कमाई बढ़ती गई। अब घर में खाने की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे सुमन ने थोड़े थोड़े पैसे बचाने शुरू कर दिए। उसने पहले झोपड़ी की मरम्मत करवाई, फिर घर के लिए जरूरी सामान खरीदा। पीहू के लिए नए कपड़े खरीदे और उसे स्कूल की अच्छी किताबें भी दिलाईं। पीहू बहुत खुश रहने लगी थी। अब उसके चेहरे पर पहले वाली उदासी नहीं थी। एक शाम दोनों घर के बाहर बैठी थी। ठंडी हवा चल रही थी, सूरज ढल रहा था। पीहू मुस्कुराकर बोली, माँ, एक समय ऐसा भी था जब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। जब इंसान मेहनत करता है और हार नहीं मानता, तो भगवान भी उसका साथ देते हैं। कुछ महीनों बाद सुमन ने अपने सपनों का एक छोटा सा पक्का घर खरीद लिया। अब उन्हें बारिश, गर्मी या किसी परेशानी से डर नहीं लगता था। गांव वाले भी उसकी मिसाल देने लगे थे। सुमन ने अपनी मेहनत, हिम्मत और लगन से ये साबित कर दिया कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इंसान हार न माने तो किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। और इसी के साथ सुमन और पीहू की मोमोज वाली कहानी पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई।